नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कभी आपने भी जिंदगी में सोचा होगा कि काश मैं ये कर पाती या मैं ये करना चाहती हूं। हम में से बहुत ऐसा सोचते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अपने लक्ष्यों को हासिल भी कर पाते हैं। हमारे आज की मेहमान एक ऐसी ही महिला हैं जिन्होंने जब कुछ सोचा करने का ठाना तो फिर आगे बढ़ी और अपने लक्ष्य को हासिल किया। और आज हम उन्हें सौंदर्य उद्योग का एक जाना माना चेहरा मानते हैं, जो देश विदेश में अपनी मेहनत के बल पर, अपने काम के बल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। आप एल्स एकेडमी की, एल्स ग्रुप की फाउंडर डायरेक्टर हैं। आज की हमारी तेजस्विनी है डॉक्टर भारती तनेजा। कुछ बड़ा करने के अपने बचपन के स्वप्न को पूरा करने में सफल डॉक्टर भारती तनेजा आज ब्यूटी इंडस्ट्री की गोल्डन लेडी के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष था। 1980 के दशक में जब कुछ करने की सोची तो सास से 2000 रुपए की मदद लेकर घर से ही काम शुरू किया। गर्भावस्था में भी और उसके बाद आर्थराइटिस से पीड़ित होने पर भी रुकी नहीं। किटी डालकर पैसे एकत्रित करती थी और फिर पहला पार्लर शुरू किया। उसके बाद विदेशों में जाकर ज्ञान अर्जित कर विज्ञान की नई तकनीक स्वदेश लेकर आई। यही नहीं, प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को भी इन एडवांस तकनीक से रूबरू कराया। 1990 में परमानेंट मेकअप शुरू किया। लेजर, कंप्यूटर पर हेयर स्टाइलिंग 1993 से ही शुरू कर दी। ब्यूटी पर 4 पुस्तकें लिख चुकी हैं और आधुनिक तकनीक के साथ साथ सौंदर्य के घरेलू नुस्खों, आयुर्वेद, हर्बल उत्पाद पर जोर देती हैं। कई प्रसिद्ध शख्सियतों, अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुकी डॉक्टर भारती एनजीओ के माध्यम से वंचित वर्ग की बेटियों को भी मदद दे रही हैं। उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण देती हैं। कौशल विकास मंत्रालय के साथ भी युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने पर काम कर रही हैं। एक उद्यमी, सौंदर्य विशेषज्ञ के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी डॉक्टर भारती तनेजा आत्मविश्वास और मेहनत को मानती हैं सफलता का मंत्र। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर भारती तनेजा से। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है तेजस्विनी में। थैंक यू। डॉक्टर भारती, आपको हम सब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिनको अगर हम ये कहें कि आप ब्यूटी इंडस्ट्री का पर्याय हैं तो गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। लेकिन आप अपने आप को कैसे परिभाषित करते हैं? आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप एक ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? इसके साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ और एक पत्नी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि बिजनेस और घर में जो दोनों में इकट्ठा काम कर सके और उनको ठीक से मैनेज कर सके तो ये एक औरत कहलाएगी। और आपने जो काम कर दिखाया, मुझे लगता है कि आज हमारे देश की ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो आपको देखकर वो बनना चाहती हैं जिस मुकाम पर आज आप खड़ी हैं। लेकिन चलिए शुरुआत से बात करते हैं, क्योंकि आपने जब सोचा कि मुझे कुछ करना है, आप ऑलरेडी टीचिंग जॉब में थी ना जी। तो आपने कैसे ये डिसाइड किया, ये डिसीजन भी छोटा नहीं है, कि मैं टीचिंग जॉब छोड़ दूं और अपना काम शुरू करूं? शादी से पहले मैं टीचिंग जॉब में थी और बहुत साल मैं घर पे रही। आई वांटेड टू लुक आफ्टर माय हाउस। मुझे लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर वालों के लिए एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ अपने बच्चे के लिए, मतलब होम मेकर के तौर पे मैंने कुछ साल बिताए। ऑल्दो आई वाज हेल्पिंग माय हस्बैंड, मैं उनकी हेल्प काफ़ी करती थी उनके बिजनेस में। लेकिन एक समय आया जब ज़रूरत थी काम करने की, तो उस वक़्त हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी संभव। तो उस वक़्त मैंने जब सोचा कि जॉब करूँगी, उससे अच्छा मुझे शुरू से बचपन से ही ब्यूटी बहुत पसंद था। अच्छा। तो और मैं हमेशा चाहती थी बिज़नेस करूँ। ये बचपन से ही मेरे मन में था कि बिज़नेस करूँगी, कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है। तो मतलब ये सपना बचपन में देखते थे आप कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगी? ये मुझे मैं बहुत छोटी थी ना, अपने टीचर के पास जाके जब सब्जेक्ट चूज़ करने की बात आई तो मैं बोलती थी कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मैं क्या करूं कि मेरा नाम हो जाए। तो अच्छा। शुरू से ये मन में ये इच्छा थी कि स्कूल में भी मुझे हर कोई जानता था, अपने कॉलेज में, स्कूल में हर कोई जहाँ से गुजरती थी लोग जानते थे। तो ये इच्छा शुरू से रहती थी। तो ब्यूटी मुझे इतना पसंद था, मुझे लगता था कि मैं इसमें सबसे अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा। और ये बात सच है कि जो आपको जो चीज़ पसंद है आप उसी में आगे बहुत आसानी से अच्छे से बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस काम को करते वक्त आपको काम नहीं लगता। जस्ट खेल खेल में आप सब कुछ कर जाती हैं और थकावट नहीं होती। लेकिन जिस दौर में आपने सोचा कि मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री या इस फील्ड में जाना है,
उस वक्त पे इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े स्तर का काम नहीं था, कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे, कोई ऐसे उदाहरण नहीं थे सच जिनको बात है। आप आगे फॉलो करती। तो ऐसे में आपने क्या सोचकर, किस चीज को देखकर आगे बढ़ने का सोचा, क्या सपना था उस वक्त? और मेरे पेरेंट्स ने मना किया था, बिल्कुल नहीं जाना, ब्यूटी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता था कि जो मुझे चीज़ पसंद है, और मैं शुरू से सोचती थी पढ़ाऊँगी। तो पढ़ाने वक्त जब मैं पहले टीचर थी तो मुझे लगा जब मुझे पढ़ाना ही है तो वाई नॉट ब्यूटी, जो कि मुझे अच्छे से खुशी मिलेगी पढ़ाने पर में। आप तो ब्यूटी के क्षेत्र से उस वक्त तक आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली नहीं थी, ली कुछ थी नहीं था, मैंने। आप तो मैंने खुद से अपने कॉलेज न्यूट्रिशन के पढ़े हुए थे। कॉलेज टाइम पे ही मैंने ट्रेनिंग ली थी, और ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरेस्ट था। तो जब मैं नहीं करती थी जॉब, जब मैंने ये कोर्स भी नहीं किया था, जब मैं टीचिंग जॉब में थी, तब भी मैं अपने सारे स्कूल में जितनी टीचर्स थी सबकी साड़ी बांध के देना, सारे लोगों का मेकअप करना, अच्छा। सारी दुल्हनों की मेहंदी लगाना, दुल्हनों का मेकअप करना, सबके हेयर डिज़ाइन करना। तो ये मैं शुरू से ही करती थी शौकिया तौर पे। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे यहाँ तब रामलीला बहुत चलती थी, हर गली मोहल्ले में रामलीला होती थी। तो उस वक्त रामलीला में ज्वेलरी डिज़ाइन करना, ताज डिज़ाइन करना, गहने डिज़ाइन करना, उसके साथ साथ सबके मेकअप करना, पूरे जितने भी लोग हैं। मतलब एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट आप में थी। हाँ, तो तब और भी मैं उसको आपने करती थी। ब्यूटी से जोड़ के आप आगे बढ़ी। लेकिन पहला कदम, ये सबसे पहले मैं मानती हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए वो जो पहला कदम उठाना होता है ना, वही मुश्किल होता है। सच बस। बात है। तो आपने ये पहला कदम किस हिम्मत के साथ, किसने आपको हिम्मत दी और कैसे आपने वो पहला कदम उठाया? जब आपको ज़रूरत होती है तो आप कुछ करना ही चाहती हैं, और जब करना चाहती हैं तो अपने मन का करने को मिले। और उस वक्त हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, पैर सूजे हुए थे। अच्छा। खड़े होने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मना किया उन्होंने कि जैसे डिलीवरी हो जाएगी तुम उसके बाद करना। पर फिर मेरे मन में आ गया, तो मैंने बोला ये 6 मार्च को मैं अपना बिजनेस खोलूँगी ही खोलूँगी, व्हाट्स एवर हैपन्स। उन्होंने थोड़ा मुझे मना किया, थोड़ा मेरा साथ नहीं दिया, मैं अकेली गई। और मैंने सोचा कि अगर पैम्फलेट छपवा लेती हूँ और 50% डिस्काउंट दे दूँगी तो डेफिनेटली बहुत लोग आ जाएंगे। और मैंने खुद ही छपवाए, खुद ही सब कुछ किया। तो जब मैं लेने गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि क्या कर रही हो, 50% डिस्काउंट दोगी तो इतना रश हो जाएगा, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने बोला आप क्या चाहते हैं, मैं काम करूं कि ना करूं? मैं आप चाहते हैं ना कि मैं काम ज़्यादा ना करूं, लोगों को रख लूं, तो ज़्यादा काम होगा तो मैं लोग रख पाऊँगी, कम काम होगा तो अकेली करती रहूँगी, तो लेट मी डू इट। ही सेड ओके। तो मैंने जैसे ही पैम्फलेट बांटे और जैसे ही शुरू किया, इट वॉज़ रियली गुड। बहुत रश था, और विद इन फ्यू डेज़ मुझे एक पहली लड़की रखी, फिर कुछ ही दिनों में और स्टाफ रख लिया। सो इट वेंट ऑन वेरी क्विकली। शुरुआत वहां से हो गई है ना। लेकिन उससे पहला जो पहला कदम है, जब मैं बात कर रही हूँ, ये तो आपने अपने घर से ही शुरू किया था। घर से, मेरे 3rd बेडरूम में अपना शादी का जो ड्रेसिंग टेबल था उसी का मैंने शीशा चेंज कराया, और एक छोटी सी चेयर खरीदी। आई जस्ट गॉट 2000 रुपीज़ फ्रॉम माई मदर इन लॉ। हमारे घर में पैसा कोई अलग अलग रखता नहीं था, शी वॉज इन जॉब, तो उन्होंने अपने में से मुझे 2000 रुपये दिए कि जाओ जो करना है कर लो। अच्छा। और मैंने उसी से सामान खरीदा, उसी से मैंने सब कुछ किया अपने घर में। वो पहले टाइम पे दीवान होता था, उसको मैंने फेशियल बेड बनाया। एक ट्रंक्स होते थे, एक ट्रंक को मैंने बेडशीट से बहुत अच्छे से टक करके बहुत खूबसूरती से सजाया, उसमें सामान रखा। दैट वाज माय पार्लर। तो फर्स्ट मेरा सबसे पहला पार्लर अपने घर में एक कमरे से आपने शुरू किया, और किस तरीके से आपने मदर इन लॉ से 2000 रुपये उधार लेके आपने काम शुरू किया। लेकिन आपने जब ये काम शुरू किया तो उस वक्त जैसे आपने बताया कि आपने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उस वक्त लोन्स भी लेने पड़े क्या आपको? क्योंकि जब भी किसी बिजनेस में हम जाते हैं तो फंड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है शुरू में। फाइनेंस तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ही थी। तो लोन लेने के लिए मैं हमेशा किटीज़ डालती थी। तो पहली किट्टी जब निकली तो उसमें से जो पैसे निकले उससे कभी ज्वेलरी खरीद लाई, कभी सामान खरीद लाई, और उसी से उस ज्वेलरी को मैंने आगे रेंट पे दिया तो मेरा पैसा निकल आया। तो अच्छा। मैं हमेशा छोटी किट्टीज डालती थी। और उस वक्त मेरे हस्बैंड को शुरू से लगता था कि गवर्नमेंट से लोन नहीं लेना है, बैंक लोन बड़ा मुश्किल काम है, कौन आज तो बहुत आसान हो अब गया बहुत है, आसान। आज अब लोग फ़ोन करते हैं प्लीज़ ले लो लोन। उस वक्त तो इट वॉज सच अ डिफ़िकल्ट जॉब टू गेट अ लोन। तो मैंने अपनी छोटी कमेटी किट्टी इस तरह से लोगों से लोन लेके अपना काम करती गई। घर का खर्च मेरी मदर इन लॉ चलाती थी। अपना जो भी मैं कमाती थी मैंने सारा अपने बिजनेस पे लगाया, पढ़ने पे लगाया। मेरी बेटी 8 महीने की थी जब मैं पहली बार बैंकॉक गई, और वहाँ पे जाके कोर्सेज़ किए, 4 कोर्स करके आई। फिर 1 साल बाद दोबारा से गई, तो क्योंकि यही नज़दीक था और कम पैसों में वहीं कोर्स किया जा सकता था, और कुछ रिलेटिव्स भी थे तो आसान था, तो मैंने वहाँ से कोर्स किए। उसके बाद फिर
फिर क्या कनाडा क्या पेरिस क्या इटली सब जगह फिर कोर्सेज करते रहे, जैसे जैसे बढ़ते गए तो आगे चलता ही गया। पर मतलब आपने अपना अध्ययन जारी रखा, अपने आप को आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और नॉलेज से आप अपने आप को इक्विप करती रही और ऐसे आगे बढ़ी। मैंने उसके बाद मैग्नेटोथेरेपी की, उसके बाद मैंने आयुर्वेदा किया, उसके बाद ही मैंने सारी पढ़ाई साथ साथ में सारी पढ़ाई करती रही, साथ साथ में मतलब बेसिक एजुकेशन भी मैंने अपनी बढ़ाई, आयुर्वेदिक एजुकेशन भी बढ़ाई और बाकी कोर्सेज जो ब्यूटी के थे वो भी ढेरों कोर्सेज किए। एवरी ईयर आई यूज़ टू गो कि मैं जाके कुछ नया नया लाना है। और सच बात तो यह है कि इंडिया में सारी जो नई नई चीज़ें हैं वो पहली बार लाने का श्रेय जो है वो हमें इसलिए जाता है क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मैंने शुरू किया, परमानेंट आईब्रोज 1990 में मैं लेके आई जब कोई जानता नहीं था। नेल्स, आजकल तो नेल आर्ट के इतने स्टूडियोज़ खुले हुए हैं, उस वक्त नेल कल्चर, नेल एक्सटेंशन को नेल कल्चर कहते थे, वो मैं पहली बार लेके आई 90s में। कंप्यूटर्स हेयर स्टाइलिंग मैंने 93 में लेके आई मैं। तो उस कंप्यूटर पे हम दिखाते थे, आजकल हर बच्चा कंप्यूटर पे फेस के ऊपर हेयर स्टाइल बना सकता है, उस वक्त तो इट वाज कंप्यूटर्स ही नहीं, मतलब ही नहीं था कंप्यूटर का, कंप्यूटर खरीदना ये काम था। बिल्कुल। तो वो उसका सॉफ्टवेयर ही इतना महंगा था, तो वो मैं लेके आई, कंप्यूटर पे अपना फेस लगाइए, उस पर हेयर स्टाइल लगाओ, पसंद करो, उसके हिसाब से कट कर देंगे। तो इस तरह से पूरी दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो मैं हमेशा बाहर जाती थी, जो भी मुझे लेटेस्ट मिलता था मुझे लगता था मेरे देश में मुझे लेके आना है। क्या बात है भारती जी, कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अग्रणी, एक पायनियर की तरह आपने काम किया और उस वक्त पर आपने वो सब कर दिखाया, देश में ले आई, जब आज हम इतने आम तौर पे उन सब की बात करते हैं। आपसे बातचीत मेरी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं जाने माने ब्यूटी एक्सपर्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर भारती तनेजा। डॉक्टर तनेजा, आपने जिससे अपना सफर शुरू किया और उसके बाद आप आगे बढ़ती चली गई, लेकिन जब हम एक सफ़र में एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उस समय पे तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो इस क्षेत्र में काम कर रही होंगी, या उसके बाद भी हम देखें तो ब्यूटी इंडस्ट्री में उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें कदम रखा और फिर आगे काम करते रही। तो क्या कभी आपको चैलेंज भी आया कि अपने आप को स्थापित करने में कुछ चीज़ों पर मेहनत करनी ज़रूरी थी जो आपने की? तो क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? मेरे सामने तो पहली बात तो मनी सबसे बड़ा चैलेंज था। 2000 रुपये से शुरू करोगे तो नेचुरली पैसा ही नहीं है आपके पास। तो आज जैसे अगर आपके पास पैसा होता है, आप नई चीज़ कुछ भी लेके आते हैं, आराम से उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास पैसा नहीं होता था, तो उसको एडवर्टाइज़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। अब वैसे मेरी मदर-इन-लॉ बहुत अच्छी थी, वो मेरी सोशल मीडिया संभालती थी। पहले ज़माने में अगर आपको याद हो तो शादियों से पहले एक घर में कीर्तन होता था। हाँ, तो उस कीर्तन में वो ज़रूर जाती थी और बोलती थी मेरी बहू बहुत अच्छा काम करती है, आप उससे करवाइए। और फिर मैं उसको संभालना, उसके बाद उसको क्लाइंट बनाना मेरी ड्यूटी होती थी। तो वो मेरा सोशल मीडिया संभालती थी। दैट वाज आल्सो डिफ़िकल्ट, पैसे की कमी तो रहती है। मैं प्रेग्नेंट थी तो बहुत ही मुश्किल था, और बाद में आर्थराइटिस हो गया मुझे, तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। तो उस वक़्त ज़्यादातर आप जब ऐसे बीमार हो जाते तो लोग छोड़ देते हैं, पर मैं उस वक़्त व्हील चेयर पे, रिवॉल्विंग चेयर पे खुद बैठती थी, रिवॉल्विंग चेयर पे अपने क्लाइंट को बिठाती थी, चाहे कट करना हो, मेकअप करना हो, कुछ भी। तो वो खुद भी घूमती थी, उनको घुमा के सारा काम करती थी। एक टाइम था जब मैं बिल्कुल उठ नहीं सकती थी बिस्तर से। उस दिन मैंने एक ब्राइड का हिना मेहंदी ली हुई थी, तो अपने बिस्तर पे बिल्कुल सीधी लेट के
मैंने उसकी पूरी मेहंदी अपने घर में बुला के उसकी लगाई थी। तो वो उस वक़्त बहुत मुश्किल होता है, 1 साल में जाके मैं ठीक हुई। तो वो बहुत मुश्किल होता है उस वक़्त जब आप बिल्कुल उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। लेकिन आप रुकी नहीं, आप अपने काम को लेकर आगे बढ़ती रही। बिल्कुल। डॉक्टर तनेजा, आपको एक इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि आपने ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटिशियन एक नॉर्मल सी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन आपने ब्यूटी के साथ साइंस को जोड़ा। ये सबसे ज़रूरी बात थी। मैं क्योंकि साइंस स्टूडेंट रही थी और बाद में मैंने आयुर्वेदा भी किया, तो मुझे जब मेरा पहला फेशियल भी आया था ना, तो मैं पूछती थी, मुझे लगता था उस वक्त थर्मो हब बहुत चलता था, तो थर्मो हब में पूरा फेस बंद कर दिया जाता, तो मुझे लगता था किसी का सांस घुट जाएगा, किसी को अस्थमा हुआ तो स्किन के हिसाब से अगर मैं चूज़ नहीं की अच्छी उसके स्किन के हिसाब से क्रीम ना चूज़ की तो मैं पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेती थी। तो साइंस स्टूडेंट होने की वजह से ये बहुत अच्छा था कि मैं पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेके ही कोई काम शुरू करती थी। एंड आई ब्रॉट लॉट ऑफ मशीन्स बिकॉज ऑफ माई साइंस स्टडीज़। तो मैंने बहुत सारी मशीन्स का, पहले लेज़र मैं लेके आई इंडिया में, तो उन सब का मैंने इस्तेमाल किया। तो ये इससे मेरा जो पूरा जो बिज़नेस था वो पार्लर ना होके कॉस्मेटिक क्लिनिक में चेंज हो गया। उस वक्त 2 ही चीज़ें होती थी, या तो डर्मेटोलॉजिस्ट या ब्यूटिशियन। तो मैंने बीच का रास्ता चुना, मैंने डर्मेटोलॉजी को ब्यूटी के साथ जोड़ दिया और ब्यूटी क्लिनिक का नाम दिया। तो वो उससे मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। एंड आई यूज़ टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली से नहीं, बहुत बॉम्बे से, कहाँ से लोग हाथ में एक पेपर की छोटी सी कतरन पकड़ के ऐसे पकड़ के लेके आ जाते हैं, मैंने आपका नाम पढ़ा, आपको ढूंढती ढूंढती पहुंची हूँ। तो इतना अच्छा लगता था। मैंने 24 आवर पील, हम 24 घंटे में पूरी स्किन को उतार देते हैं, आजकल तो बहुत कॉमन है। तो उस वक्त पूरी स्किन को उतारना 24 घंटे में बहुत मुश्किल काम था, तो मैं उस वक्त लेके आई। तो लोग आते थे कि 10-15 दिन में ही फेस आपका बहुत ही खूबसूरत निकल आता है, आपके फाइन रिंकल्स चले जाते हैं। तो अभी भी ये सब बताइए कुछ मुझे, करते क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, कंफ्यूज हो जाता है एक आम इंसान, कोई भी लड़की, कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में मेरे लिए क्या सही होगा और मुझे क्या लेना चाहिए। तो कैसे गाइड करेंगे आप लोगों को कि कंफ्यूज मत होइए? मुझे लगता है आपको उसी के साथ जुड़ना चाहिए, उससे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो आपकी स्किन को देख के आपके हिसाब से प्रोडक्ट बना पाए। आजकल ये लेटेस्ट फैशन में भी है। मैं तो शुरू से करती आ रही हूँ। अभी भी हम लोग बहुत लोगों को बोलते हैं कि आप अपना स्किन के बारे में बताइए, हम उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेके उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स पहले भी बनाते थे और आजकल तो बहुत लोग बना भी रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से फेशियल करने लगूँ या स्किन के प्रोडक्ट्स बनाने लगूँ, बनाना मैंने सीखा था, फिर मेरे हस्बैंड ने इस बिज़नेस को कंटिन्यू किया। तो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो किसी की सहूलियत, उसकी ज़रूरत के अनुसार चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से बना सकते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। और मैं तो उस तरह से थी कि मैं हर चीज़, और एक मैंने हमारे पास स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको साथ रख के परसेंटेज चूज़ करना, तो हम सारे प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से बनाते हैं, जिसकी ज़रूरत जिसको है उसके ज़रूरत के अनुसार बना लेते हैं। लेकिन एक होता है ना कि जैसे हम मान के चलते हैं कि दादी नानी के नुस्खे, कि भाई आपके किचन में सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आप विश्वास करती हैं इन होम रेमेडीज पर? आपको विश्वास नहीं होगा, 1992 से मैं ऑल इंडिया रेडियो पे भी जा रही हूँ और मेरे हमेशा से मैंने एक फिर बुक लिखी जिसके ऊपर, क्योंकि नभा टाइम्स में, बहुत सारे मैगजीन्स में, बहुत सारे पेपर्स में यही नुस्खे ही देती आई हूँ और उन्हीं नुस्खों के ऊपर मैंने पहली बुक लिखी थी। तो ब्यूटी सीक्रेट भी, उसके बाद एक दूसरी बुक लिखी, फिर तीसरी, फिर चौथी मेकअप के ऊपर। तो जो दादी नानी के नुस्खे हैं ना, वो मैं शुरू से अपने क्लिनिक में भी यूज़ करती आई हूँ। अच्छा। आपकी स्किन के अनुसार, बाहर से, अपने किचन से, आपके अपने गार्डन से लेके उनको आपके ऊपर इस्तेमाल करके आपकी स्किन के अनुसार काम करती आई। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जब भी किसी को कोई भी परेशानी हो, आई कैन टेल यू 10 नुस्खे। अभी आपके आंखों के डार्क सर्कल्स के लिए 10 नुस्खे चाहिए आपकी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद जब हम नुस्खे बोलते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट। कभी कभी सिर्फ नुस्खे बोलने से काम ज़रूरी नहीं है करेंगे। आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, आपको कोई डिजीज़ है ऐसी जिसकी वजह से आप ठीक नहीं हो पाएंगे, सिर्फ बाहर से काम करने से नहीं होगा। तो नुस्खों के साथ साथ जो मैं बिलीव करती हूँ, वो मैं बिलीव करती हूँ कि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेके, आपके साइकोलॉजिकली हिस्ट्री लेके आपको ट्रीट करना, और दैट्स व्हाट वी डू इन अवर क्लिनिक्स, कि मैं आपको ऑन द होल, पूरा होल सोल जो ट्रीटमेंट देना है ना, इंटरनल एक्सटर्नल,
वो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ऐसे में डॉक्टर भारती तनेजा, आपके लिए ब्यूटी की परिभाषा क्या है? हाउ डू यू डिफाइन दैट? मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग बोलते हैं अंदर की खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मानती हूँ कि अंदर की खूबसूरती नहीं है ना, अगर आप ज़रा सा दो लफ्ज़ बोलेंगे तो बाहर की खूबसूरती आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो खूबसूरती के लिए अंदर से खूबसूरत होना, लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को इस तरह से बना के रखें कि आप खूबसूरत लग पाए, और अंदर से खूबसूरत रहिए। अच्छा खाना खाइए, अच्छी स्किन की केयर कीजिए, और सबका ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और लोगों को खुश कीजिए। किसी का आप हेल्प करते हैं, फ़ायदा करते हैं, जब लोगों को आप खुश कर पाते हैं तो असली खूबसूरती वही होती है, जब आप दुनिया को खुश कर पाते हैं। लेकिन डॉक्टर तनेजा, फिर भी हम आपसे टिप्स तो लेना ही चाहेंगे, वरना दर्शक कहेंगे कि डॉक्टर भारती तनेजा स्टूडियो में, ये आपने पूछा नहीं। तो एक नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहले फिर से मैं बात करूंगी कि स्किन केयर रूटीन से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री का ध्यान रखें, अपने फूड का ध्यान रखें। खाना सही से खाएंगे, आपकी स्किन आपके हेल्थ को बताती है, तो हेल्दी रहने के लिए सही खाना, योगा, सब कुछ ज़रूरी है। उसके बाद क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, नॉरिशिंग, और उसके बाद प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन। जब घर से बाहर जाते हैं तो सन से प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सुबह और शाम क्लिनजिंग जब हम बात करते हैं तो बहुत लोग बात करते हैं सुबह सुबह की, लेकिन मैं सोचती हूँ कि रात को सोने से पहले फेस को क्लीन करके फिर कुछ नरिशमेंट लगा के सोना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुबह। और उसके बाद फेस को टोन करते रहना चाहिए। स्किन टोनर आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे टोन कर सकते हैं। घर में भी टोनर बना सकते हैं, बहुत आसान है। वैसे अगर चाहे तो मैं आपको बता सकती हूँ। अब आपके घर में फूल हम लोग लेके आते हैं, मालाएं लेके आते हैं, तो थोड़े दिन बाद मतलब सुबह रखते हैं भगवान के सामने, शाम को थोड़ा मुरझा जाती हैं। आप उन्हीं फूलों को भी ले सकते हैं, और कुछ फूल आपके पास हैं तो वैसे भी अपने गार्डन में से तोड़ लीजिए और उनको उबाल लीजिए। जब पानी 1/3 रह जाए तो उसको, गुलाब के फूल हों, चमेली के फूल हों, जैस्मिन के फ्लावर्स हों, बहुत अच्छा रहता है इन फ्लावर्स को। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पुदीना और नीम के पत्तों को ऐसे ही उबाल लीजिए। 1/3 पानी रह जाता है तो उसको छान के आप फ्रिज में रख दीजिए। एक बहुत ही अच्छा टोनर बन जाता है, स्किन टोनर। उसमें थोड़ा सा कपूर मिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो केसर मिला लें थोड़ा सा, वो बहुत अच्छा है। केसर से आपका रंग गोरा होता है। आप उसमें थोड़ा सा विटामिन सी मिलाने के लिए थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं, तो दैट्स अ टोनर। तो स्किन को टोन ज़रूर कीजिए, और फिर मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्किन में ऑयल और पानी दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए, और रात को नरिश ज़रूर कीजिए। प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है ही, बिना प्रोटेक्शन के तो पॉसिबल ही नहीं। जी, बहुत सिंपल आपने चीज़ें बताई हैं जिनको ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर तनेजा, आप एज एन एक्सपर्ट कैसे देखती हैं कि इतने केमिकल्स, इतना पोल्यूशन ऑलरेडी है, तो क्या ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए? क्योंकि हम कितनी बात कर लें कि आप अपनी स्किन के हिसाब से देखिए, इन चीज़ों को देखिए, लेकिन एक आम व्यक्ति को पता ही नहीं होता इन बातों के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी स्किन कैसी है, उसके हिसाब से आपको चूज़ करने की ज़रूरत होती है। लेकिन केमिकल्स की बात करें तो पहली बात तो आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत फैशन में हैं, सब लोग लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आजकल विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, नियोसिनामाइड्स, ये सब कुछ इजीली अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं था। कोलेजन इजीली अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं था। तो पहले सिर्फ हम हर्ब्स को इस्तेमाल करते थे, आजकल हम हर्ब्स को तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। साथ में नियोसिनामाइड्स आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, कोलेजन इजीली अवेलेबल होता है, तो इन सब चीज़ों को भी डाल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। कुछ एसिड्स होते हैं जो आपके, ज़रूरी नहीं कि आप एसिड्स बाज़ार से लें, लेकिन सैलिसिलिक एसिड, ये एसिड ज़रूरी नहीं कि हम उसमें एज इट इज़ डालें। हमारे जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी हमारे पास विटामिन सी वाले ये फ्रूट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके, आजकल फ्रूट्स को और सब्जियों को, इन सब के एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, इजीली अवेलेबल है, और उन एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत बन के आती है, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके स्किन पे काम करती है। तो हम लोग फ्रूट एक्सट्रैक्ट को, चारकोल को, कॉफ़ी को, घर में चीज़ें जो पड़ी हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर ऑलवेज गुड। सो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आजकल जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आपको पैराबेन्स नहीं होने चाहिए, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पढ़ लें, ये जान लें,
और फिर अपने लेबल को देखें कि ये चीज़ें तो नहीं है, बस इन बातों का ध्यान रखें तो आप तो मतलब एक जागरूक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। और आजकल मुझे लगता है आमतौर पे सब लोग जागरूक हैं। सोशल मीडिया ने, गूगल ने इतना जागरूक कर दिया आपको, आप पढ़ लें कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब पे जो आती हैं, तो आप बना सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। बस उन बातों का ध्यान रखें। यू हैव टू बी केयरफुल। वेरी राइट, वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन आप चूंकि आपने एक सफलता के शिखर को छुआ है डॉक्टर तनेजा, तो ऐसे में ये जो उद्यमी आप एक बन गई हैं, एक एंटरप्रेन्योर आप बन गई हैं, तो आपको तो जाहिर है कि कुछ इनके बारे में जानकारी होगी नहीं कि कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है। तो अब चूंकि आप अनुभवी हो गई हैं, तो कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि अगर आप एक युवा उद्यमी हैं, कैसे आगे बढ़े? देखिए, आजकल तो लोन्स भी इजीली अवेलेबल है और फीमेल्स को बहुत सारे लोन्स इजीली अवेलेबल हैं। उसमें कितने ऐसे लोन्स हैं जिनमें 25% आपको देना ही नहीं पड़ता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सोचती हूँ कि जब भी आप अपना काम शुरू करते हैं, पहली बात आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं। एजुकेशन सही है, एजुकेशन ज़रूर लीजिए। हम लोगों को बहुत समय लगा क्योंकि एजुकेशन इजीली अवेलेबल नहीं थी, मुझे बाहर जाना पड़ता था। आजकल इंडिया में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन इंस्टीट्यूट्स में जाके आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आप जानती हैं अपने काम को, तो दूसरों से काम लेना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो लोग लूट के खा जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा पढ़ने पे ध्यान दें। बस एक बार सीख लिया और शुरू कर दिया, बस दैट्स ऑल। इससे ऐसा नहीं, नॉलेज अपडेट करते रहें, पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, एजुकेशन को आपको आगे लेते रहना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। और एक बात और, ऑनेस्टी से काम कीजिए। आपका क्लाइंट आपके पास दोबारा तभी आता है अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड चूज द बेस्ट प्रोडक्ट्स पॉसिबल। कभी भी गलत मत कीजिए किसी के साथ। जी, चलते चलते अंत में, क्योंकि ये एक ऐसा ब्यूटी, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर वर्ग की लड़कियाँ अपने लिए एक भविष्य तलाश सकती हैं, तो देश की बेटियों के लिए क्या संदेश अंत में? जो लोग चाहते हैं इस बिज़नेस में आना और उनके पास पैसा नहीं है, तो अब वो हमारे एनजीओ में भी आ सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता। जस्ट 200 रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, उसके बाद आप पूरा का पूरा कोर्स फ्री करते हैं। हम आपको हेल्प करते हैं टू गेट द जॉब्स। तो आप जहाँ भी जॉब करना चाहें, आप हमारे पास आएँ, आपको जॉब करने में भी हेल्प करेंगे और पढ़ाएंगे भी। और मेहनत से काम कीजिए ज़रूर। अगर आपके मन में इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कुछ कर पाएंगे। तो हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो, इसके लिए ब्यूटी क्षेत्र में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और डॉक्टर तनेजा, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर। आई एम श्योर बहुत सारी हमारे देश की महिलाओं को प्रोत्साहन भी मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनेजा हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर भारती तनेजा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।